इस समय मैं अपने एक किस्सा सुना रहा हूँ कि मैं डांडी कूच पे गया। सो आप सबको डांडी के बारे में पता है ना, जो गांधी जी ने 85 साल पहले 61 साल की उम्र में गए थे, 400 किलोमीटर उन्होंने कवर किया, एक सिंबॉलिक एक्ट नमक बनाया उन्होंने, और उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस का नारा छोड़ा। सो मैं ही समझने गया था, क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है, इस देश में बहुत कुछ हो रहा है, लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, जहाँ पे लोगों को जो उनके राइट चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहे। तो LGBTQ हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, FTI हो गया, तो अभी काफ़ी कुछ होता जा रहा है, और गाय को भी अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे तो कई बार इस वजह से तो मुझे वो जानने के लिए मैंने गूगल से मैप निकाला और मैं पहुंच गया डांडी जी, गांधी जी के। आप अकेले गए थे या दो लोग आपके साथ थे? अकेले गए? मैं एक और, आपको कोई सवाल होगा तो इसके बाद हम भूल जाऊंगा ना। तो मैं अकेला निकला ट्रेन। तो पहला एक्ट मेरा सिविल डिसोबीडियंस का था, क्योंकि मैं जानना चाहता था, तो मैं ट्रेन में बिना टिकट के अहमदाबाद पहुंच गया। तो बिना टिकट लिए अहमदाबाद पहुंचे, वहाँ से, और ये पूरा ट्रिप मैंने बिना पैसों के किया, तो बिना पैसे लिए अपनी जेब में। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मदद करने की कोशिश करी, एक्चुअली सब ने मुझे मदद करी वहाँ पे बिना पैसों के साथ। तो मैं पहले दिन जब वहाँ पे साबरमती आश्रम पहुँचा, जहाँ पे गांधी जी ने शुरुआत करी थी, तो गांधी जी के साथ 80 बंदे साथ में चले थे, और मैं अपने पीछे तरफ देखा तो गाड़ियाँ पीछे चल रही थी इसके अलावा कुछ नहीं था। तो पहला दिन बहुत ही रोमांचक भी था और बहुत थकान भरा था। पहले दिन मैं 21 किलोमीटर चला, 400 में से 21 किलोमीटर कम कर दीजिए। तो मैं असलाली गांव में पहुंचा थकते थकाते, क्योंकि पूरा हाईवे क्रॉस करा था, बड़ा मैं जोश में चला था। मैंने कहा अरे 400 किलोमीटर 26 दिन है तो आराम से पहुंच जाऊंगा चलते चलते। तो पहले 21 किलोमीटर के बाद ओ नो, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। तो एक्चुअली पैसे नहीं थे, क्योंकि गांधी जी बिना पैसों के चले थे, पर गांधी जी के पास ये अच्छा वो था कि उन्हें सारे जानते थे, तो हर कोई खिला देता था उन्हें काम में, और मैं किसी को नहीं जानता था, तो थोड़ा मुश्किल था। तो पहले दिन मैं वहाँ पे पहुँचा असलाली गांव में, मेरे जूते, पहले मैंने जूते पहने थे, तो जूतों के साथ चलना, सुबह सुबह तो चला गया, लेकिन शाम तक होते होते जूते थोड़े थकान भरे हो गए और थोड़े काटने लगे मुझे। तो मैं बैठ गया असलाली में। दूसरा स्टॉप था जहाँ पे गांधी जी रुके थे रात को, पहले दिन गांधी जी यहाँ रुके थे, वो असलाली था, तो मैं भी उन्हीं का रूट फॉलो कर रहा था, उनके कदम फॉलो कर रहा था। तो पहले दिन जब मैं वहाँ पे रुका तो वहाँ पे सनसेट हो रहा था, सूरज डूब रहा था, और मैं अपने पैरों पे मलहम लगा रहा था कि शायद ठीक हो जाए अभी थोड़ी देर में। थोड़ा उन्हें प्यार से बोल रहा था ठीक हो जाओ, अभी 400 किलोमीटर और चलना है। तो एकदम से पीछे रहा। उसके बाद मुझे ये सोचना था कि खाना कहाँ से ढूंढना है, क्योंकि पैसे तो थे नहीं मुझ पे, और रहने के लिए चलो रह तो कहीं पे भी लेंगे, स्लीपिंग बैग था मेरे पे, ठंड होती नहीं है गुजरात में, तो सो तो कहीं पे भी लेंगे, लेकिन वहाँ पे खाने का बहुत था कि खाना कहाँ से खाएंगे, खाना नहीं होगा तो अगले दिन कहाँ जाएंगे। तो पीछे से निकुल भाई आते हैं, जैसे भगवान की तरह नहीं होते, हाँ बेटा ठीक है तू उन्होंने पीछे से कंधे पे हाथ रखा, बोलते चलो मेरे घर चलो। और उन्हें, क्योंकि उन्होंने पहले भी डांडी जो जाते हैं वहाँ पे लोग, तो पिछले 4-5 साल से कोई भी डांडी पे नहीं आया, तो मैं ही, और मैं पहला सरदार हूँ जो इस डांडी पे गया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत भरा था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला चलो घर चलो। हाँ, मैं तो पहले दिन उन्होंने मुझे खाना खिलाया, और मेरे पैर में, तो मैं कभी दवा नहीं खाता, पिछले 3 सालों से मैंने कोई दवा नहीं खाई है। तो एक वो है, ऐसी कोई मैं प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं, पैकेज फूड नहीं यूज़ करता, प्लास्टिक बॉटल नहीं खरीदता, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग के साथ, ये ट्रिप के साथ भी चले जा रही थी, तो बहुत मुश्किल बनाते ट्रिप को करना ये सारी चीज़ों के। तो उन्होंने एक टेप खरीदी, मेडी टेप होती है, तो उन्होंने मेरे पैर पे सुबह, जैसे फादर होते हैं ना, उन्होंने सुबह मेरे पैर पहुँचे, वहाँ पे टेप लगाई, और उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप चप्पल पहन के चलो। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, चप्पल पहन के चल सकता हूँ मैं, मेरे पे चप्पल भी था। उन्होंने कहा मेरी चप्पल ले जाओ, तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, अब मेरी चप्पल है एक मेरे पे, मेरे नाना जी की चप्पल थी, तो उनकी डेथ के बाद वो संभाल के अभी भी मैंने रखी हुई है, तो मैं उसे पहन के चल पड़ता हूँ कहीं पे भी। तो मैं वहाँ से अगले दिन सुबह वहाँ 7 बजे वहाँ से निकल गया। लेकिन अब चप्पल का ये था कि धूप बहुत थी, तो घर्षण हो रहा था पैर में,
तो छाले फिर दोबारा बनते जा रहे थे। सो आई थॉट व्हाट शुड आई डू नाउ, अब क्या करना चाहिए। तो मैंने अपनी जुराबें ली, उन्हें फाड़ा हल्का सा और जुराबें पहन ली। तो मेरा सिर्फ अंगूठा दिख रहा था जुराबों में से, क्योंकि अंगूठे वाली चप्पल थी और मेरे पे अंगूठे वाली जुराबें नहीं थी। तो मैंने उसे पहना तो मैं बिल्कुल अलग सा लग रहा था। शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, टी शर्ट है, सनग्लासेस हैं, फटी हुई जुराबें हैं और चप्पल है, और पीछे 17 किलो का भार था मेरा बैकपैक, क्योंकि इसके बाद मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना था। तो वहाँ पे जाने के लिए ठंड के कपड़े रखे थे जो गुजरात में बिल्कुल काम के नहीं हैं। तो इस वजह से वहाँ पे एक दिन हो गया, अगले दिन मैं चलता रहा। ऐसे लोग मुझे रास्ते में चाय पिलाते रहे, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। तो रास्ते में, वो गुजरात में है कि आप चाय ना वो ब्रिटिशर्स की तरह देते हैं, कप में डालेंगे, नीचे प्लेट होगी, प्लेट को भी पूरा भर देंगे, तो आप प्लेट में चाय डालते रहे और पीते रहे, चाय डालते रहे पीते रहे। तो और मुझे पूरे रास्ते 26 दिन पिलाते रहे वो चाय। तो ये एक अच्छी बात थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके, तो पहले दिन जहाँ मैं रुका था निकुल भाई के यहाँ, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी तरकीब बताई कि अगर आपको रास्ते में कभी कहीं कुछ ना मिले तो आप सरपंच जी के घर चले जाओ। तो मतलब बिना मेहमान बन के आप उनके घर चले जाओ, बिना होते ना। तो मैं उनके, जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं उनके घर पहुंच जाता था आराम से, ताकि वो मुझे कुछ खाना वाना खिला दे। तो 5वें दिन मैं नदियाड़ पहुंच चुका था। 100 किलोमीटर चलने के बाद नदियाड़ पहुंच गया। पर उससे पहले एक मैंने नदी पार करी। तो बीच में नदी थी जो गांधी जी ने तीसरे दिन पार करी थी, वाशना और मातर के बीच में। तो नदी कुल 1 किलोमीटर होगी। तो मेरे बैकपैक के साथ मैंने कहा ये छोटी सी नदी है, आराम से पार कर लेंगे। तो मैंने अपने बैकपैक पे ध्यान नहीं दिया था कि वो भी गीला हो जाएगा। वो तो बिना बैकपैक के चल रहे थे, तो उनके लिए शायद आसान था क्योंकि सूख जाएंगे। तो बैकपैक पे मैं चल नदी पार कर ली। पूरा बैकपैक गीला हो चुका था, मेरे कपड़े गीले हो चुके थे। तो मैं सूर्य के नीचे बिल्कुल ऐसे वहाँ पे बीच टाइप से पूरा बिना कपड़ों के लेटा हुआ था, जैसे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो बिना कपड़ों के जब तक सूख ना जाए। पर मातर तक पहुँचते पहुँचते मैं बहुत थक चुका था और मुझे उसके बाद धाबन जाना था। धाबन वहाँ से 18 किलोमीटर दूर था। तो मैंने मैप ऐसे बनाया हुआ था, सुबह 12 बजे पहुँचा था ताकि रात को इतना ना चलना पड़े। तो मैंने नोट किया होता कहाँ पे कितनी दूर जाना है, क्योंकि रात को चलना अच्छी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। रात को वैसे ही सारे चेहरे अनजान बन जाते हैं, तो और ज़्यादा अनजान बन जाते हैं। वैसे ही मैं अनजान चेहरा था। तो जब मैं मातर पहुंचा, वहाँ पे उन्होंने अब इन डांडी मार्च जो करते हैं उनके लिए धर्मशालाएँ बनाई हुई हैं। जहाँ जहाँ गांधी जी रुके थे वहाँ उन्होंने धर्मशाला बनाई हुई है। तो अब मैं पानी, आपने बताया, मैंने पहले बताया कि मैं पैकेज बॉटल में पानी नहीं पीता। उन्होंने कहा आपको पानी खरीद देते हैं। मैंने कहा नहीं, आप मुझे पानी पिला दीजिए, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। तो वो घर से भाग के पानी की बोतल लेके आए। तो मैं वहाँ से अब निकलने वाला था, पानी की बोतल मैंने पानी पिया, थोड़ी प्यास बुझाई, थोड़ा आराम किया, मैं निकलने वाला था। उन्होंने कहा अच्छा आप आराम करेंगे, दोपहर हो रही है, 4 बजे चले जाए वहाँ से। तो मैंने सोचा बहुत अच्छा सुझाव है आपका, मुझे आराम कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ धर्मशाला है। पहली बार मैं किसी धर्मशाला में रुक रहा था, तीसरा दिन था, पहली बार किसी धर्मशाला में रुक रहा था। मुझे मालूम भी नहीं था कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। तो वहाँ पे मैं, उन्होंने धर्मशाला की तरफ लेके गए मुझे। तो उन्होंने जो पहला गेट खोला, उसके अंदर गांधी जी की तस्वीर कूड़े के अंदर पड़ी थी और सारे हर जगह कूड़ा कूड़ा पड़ा था। और दूसरा रूम था, वो एकदम साफ था। तो पूरा जो उस दिन का एक्ट हुआ, अगर मुझे वो विश्राम के लिए ना पूछते कि आपको यहाँ पे विश्राम करना है कि नहीं करना, वो कूड़े वाला गेट ना खोलते, तो उस समय मैं थोड़ा बहुत थक चुका था, थोड़ा परेशान था, गर्मी बहुत थी। तो मैं जब वहाँ कूड़ा देखा, मुझे आराम करने के लिए नहीं हुआ। तो फिर मैंने वहाँ के सरपंच के पास गया, सारे सवाल पूछे कि यहाँ पे ऐसा धर्मशाला कब से नहीं बनी है। तो यहाँ पे हर धर्मशाला पे जब मुझे पता चला तो मैंने RTI फाइल करी, क्योंकि 5 साल से वो इनोग्रेट नहीं हुई है कोई भी धर्मशाला। 2 करोड़ पे हर धर्मशाला पे उन्होंने खर्च किए। एक सिक्योरिटी गार्ड वो हमेशा रखते हैं, कई जगह आपको धर्मशाला बंद मिलेगी। पानी नहीं है किसी धर्मशाला में, आप बिजली भी नहीं है। तो लेकिन कई गांव वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बिजली दे रखी है लोगों के लिए, जो आते हैं उनके रुकने के लिए वहाँ पे उन्होंने बिजली रखी हुई है। तो ये उन्होंने पैसे बहुत सारे खर्च किए। अभी RTI का जवाब आ रहा है, लेकिन सिर्फ यही था, अगर वो उसके साथ वाला भी दरवाज़ा खोल देते ना, जहाँ पे लाइट नहीं थी, कूड़ा नहीं था,
तो मैं वहाँ पे आराम करके चला जाता हूँ, क्योंकि अब मतलब जिसको पास कुछ ना हो तो कोई भी कुछ मिल जाए तो आराम कर लेगा तो भिखारी के वो तो कुछ भी मिल जाए तो आराम से वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे फिर RTI फाइल करना पड़ा, लोगों को बुलाना पड़ा। तो पहली बार रिपोर्टर है, तो उन्होंने पूरा का पूरा न्यूज़ लिया और सारा कुछ किया, उसके बाद वो चले गए। तो मैं आगे बढ़ गया था पर इस पूरे 400 किलोमीटर की जर्नी में एक चीज़ पता चली, जितना बड़ा रोड होगा उतना प्यार को कम मिलेगा, और जितने बड़ा शहर होगा और प्यार उतना ही कम हो जाएगा। तो शहर और जितने बड़े रोड है वहाँ पे मुझे प्यार सबसे कम मिला। तो कुल 4 शहर है बीच में, नदियाड़ आया, आनंद आया। आनंद जहाँ पे अमूल डेयरी, जहाँ पे अमूल डेयरी की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे आनंद आया। सूरत आया, तो यहाँ 4-5 शहर थे, और नवसारी आया। तो 4-5 शहर थे जहाँ पे मुझे प्यार सबसे कम मिला। और तो बहुत ही अजीब सा था, क्योंकि इन शहरों में लोगों के सब कुछ होता है लेकिन प्यार देने के लिए कम होता है तो थोड़ा वो था। बट बीच में काफ़ी सारे जानवर भी मिले मुझे। तो सबसे पहला जानवर था कोबरा। तो पहला कोबरा वहीं पे बीच में बैठा था, और मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, हमने दोनों एक दूसरे को देखा मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा कि एक दूसरे दोनों कब एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि वो नेट जियो पे डिस्कवरी पे चैनल आता था ना, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, तो मैं उसकी वीडियो सोचने की याद कर रहा था। कभी कोबरा का उसके अंतकाल हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वो उसे कैसे उसे पछाड़ा जाए। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया वो थोड़ा सा आगे होके चला गया, और उसने गुड बाय तक नहीं बोला पर अपनी वो पूछ हिलाता वो चला गया, कोई नहीं। तो उसके बाद दूसरे थे लंगूर भाई साहब। लंगूरों से मुझे बहुत प्यार था, क्योंकि वो तुम्हें देखते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। वो बंदरों की तरह नहीं थे, वो बंदर मुझे लगते हैं कि हमारे एक्स की तरह है। वो अगर एक बार तुम्हें देख लें तो तुम्हारा और पीछा नहीं छोड़ते पर लंगूर तो एक बार आपको देख लें तो उसके बाद आपको देखते हैं और बाय करके चले जाते हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और बहुत सही है। और तीसरे जो थे मच्छर थे। मैं ओडोमोस और ये सारा कुछ लगाता नहीं, क्योंकि मैं दवा कोई ऐसी यूज़ नहीं करता। तो मच्छरों से मिलना थोड़ा बचना मुश्किल था, लेकिन उसके लिए हर जगह पंखे थे तो वहाँ पे बचना हो गया। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी लाल चींटियाँ। पर लाल चींटियों ने मुझे नॉन वायलेंस सिखाया। तो लेकिन चींटियों के साथ ये था कि वो कहीं जा नहीं रही थी तो मेरे बैग में ब्रेड थी, जो एक पंडित जी ने दी थी, बोलते रास्ते में खा लेना। तो ब्रेड थी, अब मैंने कहा थोड़ा थोड़ा बचाते हुए चल रहा था, कहीं रास्ते में कुछ मिले ना तो ब्रेड खा लेंगे। लेकिन चींटियों को भी ये पता चल गया कि रास्ते में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भी सोचा ब्रेड खा लेते हैं। तो ब्रेड बैग में वो चींटियाँ हमारी घुस गई। तो जब तक मुझे उन्हें पता चला चींटियाँ हैं, मैं सूरत में पहुंचा था एक बहुत ही अच्छे घर में। तो मैंने सबसे पहले चींटियाँ वहाँ पे देखी। मेरे बैग के अंदर ब्रेड थी, ब्रेड के अंदर चींटियाँ थी। तो मैंने पैक किया ब्रेड को और फेंक दिया, क्योंकि मैं उस घर में खोल नहीं सकता। घर इतना साफ था और मैं इतना गंदा, तो मुझे उस घर में पैर रखते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे यहाँ से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो मैंने बैग उठा के वहाँ पे रख दिया। तो अगले दिन मैं एक मंदिर में पहुँचा, मैंने पूरा बैग खाली किया, क्योंकि चींटियाँ मुझे बार बार काटे जा रही थी। उन्हें मार तो कितना सकते हो, एक आती थी काट के फिर चली जाती थी, कोई दूसरी आती थी। और लाल चींटियों का ये एक बार काट ले तो वहाँ पे आपको थोड़ी देर दर्द का एहसास रहता है। तो बहुत सारी थी तो दर्द हर जगह ही रहता था तो मैंने बैग खाली किया, मैं चींटियों को मारने लगा, क्योंकि चींटियों को मारने लग रहा था बार बार। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं नॉन वायलेंस को जानना चाहता था और मैं नॉन वायलेंस के साथ भी हूँ काफ़ी। तो अब मैं चींटियों को क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना खाना ढूंढने के लिए बैग में आई थी। और चींटियाँ भी ब्रिटिशर्स की तरह थी। हाँ, तो गांधी जी ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि वो भी लाल थी, ब्रिटिशर्स भी लाल थे, तो बिल्कुल ब्रिटिशर्स का प्रतीक थी। आप गांधी जी के उस पर चल रहे हो तो नॉन वायलेंस को आप कैसे देख सकते हो। तो अब मैं उन्हें मार दिया एक समय तक। तो मैंने कहा मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे मैं कर सकता हूँ ये। तो अपना खाना ढूंढ रहे हैं, खाना खा के चले जाएंगे।
लेकिन वो जा नहीं रही थी। तो अगली बार मैं एक जगह और पहुंचा, वहाँ पे फिर बहुत सारी चींटियाँ हो गई। मैंने कहा कोई अल्टरनेटिव तो होगा इस चीज़ का, उन्हें मारता तो नहीं रह सकता। तो फिर मैंने पूछना शुरुआत करी कि कहाँ पे मुझे इसका उपाय मिल सकता है। तो उन्होंने कहा इस बैग को अपना खाली करो और धूप में रख दो, तो आपकी सारी चींटियाँ चली जाएंगी, तो आपको उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरीक़े से मैंने नॉन वायलेंस सीखा कि आप नॉन वायलेंस भी चीज़ें आजमा सकते हैं। आपको ये बहुत छोटी चीज़ है, आप उनके खिलाफ जा सकते हैं बिना कुछ किसी चीज़ को मारे, किसी चीज़ को वो करें। दूसरा एक सिविल डिसोबीडियंस का मेरा ये आया जब पुलिस ने मुझे रोका। बोलते मैं 5वां दिन हो चुका था, मैं बहुत थक चुका था। तो मैंने कहा एक दिन मैं आराम कर लेता हूँ मंदिर में। तो बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि इतना मैं चला नहीं था एक साथ कभी, वो भी बैकपैक के साथ। काफ़ी मैं चलता हूँ, मैं दिल्ली में भी 10 किलोमीटर एक दिन में चल लेता हूँ, बट इतना ऐसे नहीं चला था कभी। तो 5वें दिन मुझे लगा आराम कर लेना चाहिए, तो मैं मंदिर में जाके रुक गया। तो अब वहाँ पे मंदिर में सुबह एक गुजरात में ये है कि आप दो बार खाना खाते सिर्फ, 12 बजे और रात को 7 बजे। यहाँ दिल्ली की तरह नहीं है, सुबह मतलब हमारे घर की तरह तो नहीं है। अच्छा सवेरे परांठे ले आओ, फिर दोपहर में फिर परांठे ले आओ, फिर रात फिर परांठे ले आओ। नहीं मतलब वैसा 3 बार 4 बार हम नहीं खाते, वहाँ सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं। उसके बाद वो चाय पीते रहते हैं बीच बीच में। हाँ 2 वक्त की रोटी। तो वहाँ पे अब नदियाड़ में जो मंदिर था संत राम मंदिर, वहाँ पे 12 बजे खाना मिलता है। लेकिन अभी गुजरात से नया था तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे 12 बजे खाना मिलता है। तो मैं सो के उठा, जैसे आराम से उठते हैं हम, 12 बजे उठा और उन्होंने बोला खाना खा, तो बोला फटाफट चले जाओ खाना खाने। तो मैं बिना नहाए धोए दाढ़ी बाड़ी बनाए ऐसे ही उठ के चला गया। तो रास्ते में 3 बंदों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कहाँ से आए भाई साहब? तो मैंने कहा दिल्ली से। तो बोलते आईडी दिखाओ अपनी। तो मैंने कहा आईडी मेरे बैग में पड़ी है, बैग मेरे कमरे में है और कमरा अभी से वो बंद है, तो कमरे को साथ लेके नहीं चल सकता। तो मैंने उन्हें बोला आप कमरे में चल लीजिए, आपको मैं आईडी दिखा देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी दिखाओ। एक तो मैं बहुत भूखा था, रात 7 बजे से सुबह 1 बज चुका था, तो खाना अभी कुछ खाया नहीं था। तो इतना बुरा नहीं था, रात को सो रहा था। तो वो खाना नहीं खाया था, थोड़ा एनर्जी सेव करने की कोशिश कर रहा था। तो बार बार बोल रहे थे आईडी दिखाओ आईडी दिखाओ। तो एकदम से दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो मैंने कहा अच्छा आप अपनी आईडी दिखाओ। मैं थोड़ा परेशान हो चुका था उनसे, तो मैंने कहा आप अपनी आईडी दिखाओ। वो चीज़ उन्हें बहुत हर्ट कर गई, वो अपनी ईगो पे ले गई। तो बोलता तू कौन होता है मुझसे आईडी मांगने वाला? मैंने कहा मैं रविंदर। पर उन्होंने आईडी मांगी मुझसे। मैंने कहा आप मुझे आईडी दिखा दो, क्योंकि उन्होंने ड्रेस नहीं पहनी थी, जो पुलिस ऑफिसर की ड्रेस है वो नहीं पहनी थी, सिविल ड्रेस। तो मेरा जायज़ था मांगना उनसे आईडी, लेकिन वो उसे बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मुझसे वो गालियाँ देता रहा बार बार। और तो मैं बड़े प्यार से, आजकल मुझे गुस्सा नहीं आता तो बड़े प्यार से बोल सकता हूँ मैं लोगों से सिर्फ। तो इसके हाथ में डंडा था, जैसे उसके हाथ में मैंने डंडा देखा, मैंने कहा ओह शिट, उसने मुझे मार दिया, वैसे चला नहीं जा रहा, थोड़ा और दिक्कत हो जाएगी। तो वो डंडा खींच के लेके आया पास में। तो मैंने उसे बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा देखो आपने मुझे डंडा मार दोगे, लेकिन आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आपने अगर मुझे डंडा मारा तो। वो डंडा लेके आ रहा था, तो एकदम से रुक गया वो, ये सुन के, पता नहीं ये सुन के रुका या कुछ अपने मन से रुका, पर रुक गया वो। उसे मैं डंडा नहीं मारा, लेकिन वो गालियाँ देता रहा, मतलब चौकी चलो। बट मैं उससे बार बार पूछ रहा, अच्छा भाई साहब कितने देर में छोड़ोगे, मुझे खाना ढूंढने जाना है। तो क्योंकि तो ऐसे ही वो चौकी पे ले गया, बड़े साहब आए वहाँ पे, उन्होंने मुझे बिठाया। बट एक जो कांस्टेंट था उनका मेरे से सवाल करना और मेरा उनसे सवाल करना कि आप यहाँ पे आप मुझे कब छोड़ोगे, मुझे खाना ढूंढने जाना है। खाना कहाँ से मिलेगा, कितनी देर हो लगेगी, खाना ढूंढना है। तो अंत में जो ऑफिसर थे, एक तो अच्छी बात, उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में बात करनी शुरू करी। तो बोलते बड़े अच्छे खानदान से हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, तो मैंने कहा क्या करें, कुछ और करने को नहीं था। तो लेकिन अंत में उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें खाना खाना है ना, तो उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया, बोलते ये लोग 100 रुपये, और वहाँ पे दुकान है, वहाँ पे जाके आराम से खा लो खाना। तो पर वहाँ पे सिर्फ खाना 20 रुपये का था, तो बाकी 80 रुपये मैंने उन्हें ढूंढा दोबारा से, अच्छा साहब ये लो आपके 80 रुपये वापस ले लो।
तो ऐसे फिर मैं आनंद पहुंचा, एक आश्रम में रुका, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए। पैसे नहीं थे मुझ पे, लेकिन लोग मुझे पैसे बार बार दे ही जा रहे थे। तो अंत में अगर मैं ऐसे सबसे पैसे लेता रहता तो मुझ पे कम से कम 5-6 हज़ार रुपये होते। तो क्योंकि लोग इतने अच्छे थे, लोग कभी 500 रुपये देने की कोशिश करें, कभी 1000 रुपये देने की कोशिश करें, कभी 100 रुपये देने की कोशिश करें, पर लोग देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि आप एक बार किसी से पैसे ले लो तो मेरा दिल वहाँ पे मानता नहीं, तो इस वजह से कभी मैंने लोन भी नहीं लिया। तो क्योंकि फिर चीज़ें, पैसों से बहुत सारी चीज़ें मटमैली हो जाती है, आपके रिश्ते मटमैले हो जाते हैं। तो मेरे लिए पैसे कभी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगले जगह पे कभी ना कभी तो खाना मिल ही जाएगा। ये तो खाना ही तो था, सिर्फ जो खाना, पैसा तो चल ही रहा था, बाकी खर्चा कहीं था। तो खाना कभी मिल जाएगा। तो ऐसे चलते चलते खाना भी मिल गया। तीसरा सिविल डिसोबीडियंस का एक्ट हुआ, क्योंकि इंडिया में आजकल पैदल चलने वालों की जगह कहीं पे भी नहीं। आप पैदल कहीं नहीं चल सकते, अब सिटी में तो वैसे ही नहीं चल सकते। एक तो पोल्यूशन बहुत है और सारी चीज़ें। और जो भरूच, जो बड़ा शहर था, भरूच ना मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे सिखिज़्म का बहुत बड़ा, गुरु नानक थे, उन्होंने नदी पार करी थी एक चक्कर पे। तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे। तो एक मंदिर में वहाँ रुका मैं, वहाँ पे वो मेरे बिल्कुल नाना जी की तरह लगते थे, बट वो इतने क्यूट थे। तो उन्होंने बोला अपनी आईडी दिखाओ। तो नर्मदा नदी, यहाँ पे ना एक परिक्रमा होती है नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की परिक्रमा होती है, जहाँ पे अब 3 साल एक नर्मदा नदी के आसपास घूमते हैं। तो उन्होंने एक आश्रम बनाया हुआ था जहाँ पे, लेकिन सिटी में जो मंदिर थे वो मुझसे पैसे मांग रहे थे रुकने के लिए रात को। तो पैसे तो थे नहीं, अब मंदिरों में भी पैसे देने पड़ेंगे तो क्या होगा। तो इस आश्रम में उन्होंने रोक लिया। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपनी साधु वाली ड्रेस में तो था नहीं, बैकपैक के साथ था, कपड़े शपड़े पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा अपनी आईडी दिखाओ। और ये कुल 76 साल के अंकल वो होंगे, स्वामी होंगे। तो उन्होंने कहा अपनी आईडी दिखाओ। मैंने उन्हें आईडी दी अपनी। तो अपने एक छोटे से क्यूट से फ़ोन में, जिसका कैमरा बहुत ख़राब सा होता है, वो फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं अंकल। तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा दे दो मुझे, मैं आपकी मैं मदद कर दूँगा फ़ोटो खींचने के लिए। तो उन्होंने अंत में मुझे रख लिया, और वही थे जिन्होंने मुझे ब्रेड दी थी। तो भरूच से निकल रहा था। भरूच से निकलने के लिए गोल्डन ब्रिज पार करना पड़ता है। गोल्डन ब्रिज है, अंग्रेज़ों ने बनाया था मुंबई और गुजरात को जोड़ने के लिए। सो गोल्डन ब्रिज इसलिए कहते हैं उसे, क्योंकि उन्होंने एक तो 45 लाख रुपए खर्च किए थे 1881 में, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट था उस समय। और ये रस्ट फ्री आयरन से बना हुआ है। तो पूरा का पूरा ब्रिज गोल्डन है ही, मतलब कलर में गोल्डन है। तो वो एक वो रास्ता है उसे पार करने के लिए। दूसरा रास्ता है आपको घूम के एक हाईवे, 15 किलोमीटर मेरा सफ़र और बढ़ जाता, 15 किलोमीटर आपको और चलना पड़ता। तो वहाँ पे पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, बोलते आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे लाइट व्हीकल चलती हैं। तो मैंने कहा मैं इसे जाऊँ कैसे? बोलते आपको हम छोड़ देते दूसरी साइड। मैंने कहा वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि पैदल चलना पूरे। तो अंत में वो मान गए, चलो बोलते जाओ। लेकिन वो 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा भागते हुए चलना पड़ रहा था, थोड़ा तेज चलना पड़ रहा था। लेकिन तो एक कमबख्त ने मुझे पीछे से, ऑटो था, उसने पीछे से मुझे टक्कर मारी बैक पे, और वो भगाता हुआ गाड़ी को ले गया। तो नीचे नर्मदा नदी थी, मैं नर्मदा नदी में गिरता गिरता बचा। मेरा हाथ ब्रिज से टकराया, मैंने उसे ब्रिज को पकड़ा, मैं ऐसे लटका हुआ था और उन्होंने मुझे ऊपर उठाया। तो मैं ऐसे बच गया वहाँ पे, थोड़ा नीचे नर्मदा नहाने से, बस इतना ही था। पर नर्मदा, उसके बाद वो अगला 1 किलोमीटर मैं राजा की तरह चला, बिल्कुल ब्रिज के बीच में। और सारे पीछे से कॉन्वे चलते ना, पीछे मैं आराम से चल रहा हूँ, गाड़ी आराम से पीछे चल रही हैं बिना लोगों को जगह दिए। दूसरा सिविल डिसोबीडियंस का ये था कि आपके लिए अब स्लो वॉकिंग स्पेसेस आप बना पा रहे हैं कि नहीं। तीसरा सिविल डिसोबीडियंस का एक्ट आई थिंक खत्म हो गया नहीं, आज तीसरा सिविल डिसोबीडियंस का एक्ट एक्चुअली खत्म हो गया सिविल डिसोबीडियंस का एक्ट। बस तो ऐसे करते करते मैं आखिर में पहुंच गया। तो एक बहुत ही, सिर्फ एक ही जगह मुझे जहाँ पे थोड़ा दर्द हुआ,
थोड़ा सुकून सा नहीं मिला, वो था राम जी मंदिर। 18 किलोमीटर रह गए थे नवसा डांडी पहुंचने में, और अब मैं बहुत करीब था अपनी मंजिल से, बहुत ही ज़्यादा करीब था। तो अब नवसारी एक शहर था, तो वहाँ पे जगह ढूंढने के लिए, और गांधी का नाम सिर्फ आपके नोटों पे दिखता है वहाँ पे उन्हें नहीं पता गांधी कहाँ रुके थे, क्या हुआ था। तो इस वजह से मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो मुझे मंदिर ढूंढना पड़ा। तो राम जी मंदिर एक वो था, लेकिन राम जी मंदिर एक ट्रस्ट वाला बनाया हुआ है उन्होंने, तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं रुकने दिया। बोलते हैं कि आप ना तो साधु हैं ना आप हिंदू हैं, तो आप राम जी मंदिर के अंदर नहीं रुक सकते। तो मैं दरवाज़ा जहाँ पे बंद हुआ 12 बजे, मैं उसके बाहर सो रहा था। तो बाहर मेरे साथ एक शराबी सो रहा था, 2 कुत्ते सो रहे थे, और ढेरों मच्छर सो रहे थे। हाँ, सो रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। तो बार बार मुझे काटे जा रहे थे। तो एक वही रात थी जहाँ पे मैं सोया नहीं, जहाँ पे मैं रोया बहुत पर सोया नहीं। तो एक वो रात को छोड़ के अब मैं लास्ट 5 किलोमीटर बच गए, मैं डांडी पहुँचने वाला हूँ। अब एक रास्ते में मुझे व्यक्ति मिले